नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 जून 2024 और आज जो है आपका फेज 12 का एग्जाम था। ये थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है, जय बजरंगबली भाई साहब ने भेजे हैं, है ना। मैं इससे पहले आपको बताते आया हूँ कि एसएससी जेई के एग्जाम में 75% क्वेश्चन मिले, एसएससी फेज 12 के एग्जाम में हमारे ई बुक से 90% क्वेश्चन मिले। लेकिन इस पार्टिकुलर शिफ्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100% क्वेश्चन मिले। कितने प्रतिशत? सही सुन रहे हैं जी, सही सुन रहे हैं आप, 100% क्वेश्चन मिल गए। हमारे ई बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, नोट अ सिंगल क्वेश्चन, नोट अ सिंगल क्वेश्चन। चाहे तो मैं सबका साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं आपके सामने, ठीक है। जिनको भी लगता है ऐसा हवाबाजी है तो मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं। और कुछ अनुभवी, कुछ हमारे जो वरिष्ठ गण हैं, है ना, मैं उन्हें क्या कहूं पता नहीं चलता मुझे, 447 पेज को 1000 पेज बताते हैं और ये कह के हमारी क्या करते हैं, आलोचना। बच्चे समझ जाते हैं और बच्चे समझ के हंसते होंगे शायद, जैसा मुझे लग रहा है। अच्छा कॉमेडी कर लेता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि बच्चे को समझ में बराबर आता है कि किसके पास क्या ज्ञान है, किसके पास कितने ज्ञान है, कौन कितने पानी में खड़ा है। बच्चे को समझ में सब आता है बच्चा, ठीक है। तो आलोचना तुम कर रहे हो लेकिन इस पे क्या रिजल्ट होता है मेरा? पॉजिटिव। कैसा रिजल्ट हो रहा है भाई? पॉजिटिव। और भी ज्यादा मैं, है ना, बच्चों के सामने लोकप्रिय हो रहा हूं, बच्चे मुझे जानने लग रहे हैं, है ना। और जैसा कि मैंने कल या परसों टेलीग्राम में भेजा ही था आपको एक इमेज, ये पटना का एक लॉज का ग्रुपिंग का इमेज था। जो आपको बता दूं, मेरा भाई भी पटना में पढ़ता है ना। तो वहां पे जो है खींचा और बोले कि मुझे पार्टी चाहिए। मतलब क्या हो गया भाई ऐसा? तो ऐसा तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ये आलोचना भी मुझे काम कर रहा है। तो और करते रहिए, मैं आपका नमन करता हूं, इसी प्रकार से करते रहिए। 447 पेज को 1000 बताता रहिए। 447 पेज की हमारी ई बुक, है ना, है भाई। जिनको लेना है ये आपका, ये है मोबाइल नंबर, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम पे दाम रखा है, जितना उससे 100 टाइम ज़्यादा काम करेगा। और चैलेंज है किसी भी एसएससी के एग्जाम में औरों के मुकाबले आपको बेहतर लुक देता आया है, दे रहा है और देगा, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छा इससे पहले आज मेरे इंटरव्यू के लिए जिन्होंने भी विश किया था टेलीग्राम पे और जो नहीं किए थे उन सभी को धन्यवाद, ठीक है भैया। कहीं ना कहीं अच्छा ही गया, आप लोगों का दुआ है। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कहाँ हुआ था? इस खेल को मैं कहाँ पे ई बुक में लिखा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताया हूँ युवा ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, ढूंढिएगा मिलेगा। तो ये नेपाल में हुए थे 1984 में, दक्षिण एशियाई खेल, ठीक है। देखिए आपको ये भी पकड़ लेना था, अगर ऑप्शन की बात होती है ना, तो जो सार्क है ना, ये इन्हीं ऐसे ही देशों का एक समूह है, सार्क, जिसकी स्थापना आपकी 1985 में हुई थी और 8 गो सदस्य है वर्तमान में। और मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। तो अगर इतने भी अगर आप जानते हैं तो पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं याद है तो ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार से एक और देश है आसियान वाला। तो आसियान वाला देश भारत के तुलना में इधर वाले देश को कहते हैं, है ना। आसियान का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। ये आसियान का जो है आपका, आसियान का अंतिम सदस्य देश कौन बना था? तिमोर लेस्टे। एक एक बात ध्यान रखेंगे, मैं कहीं से कहीं पढ़ाता हूँ और सब काम की बात पढ़ाता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुई थी। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? दिल्ली के अंदर। कहाँ से हुआ था? दिल्ली के अंदर। आज आप लोगों को खुशी खबर भी देना है, आज फिर एक सफलता की जो है हमारे पास ये आ गया है सूचना कि मैं सफल हो गया हूं गुरुजी। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, अच्छा लगता है ना। 1951 नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार एशियाई खेल, तो स्टार्टिंग भी दिल्ली। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में दूसरी बार कब, तो 1982, वो भी कहाँ पे? दिल्ली। 2024 की जो दक्षिण एशियाई खेल होनी है, ये पाकू करेगा, पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा, है ना। हमें नहीं लगता करा पाएगा, है ना, लेकिन संभावित है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में कराया गया था इंडिया के लिहाज से। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम के अंदर हुआ था, है ना। इस खेल को आप पहले क्या कहते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे। किसे भैया? राष्ट्रमंडल खेल को। अब राष्ट्रमंडल क्या है? ऐसे देश का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा हो, हालांकि इनके कुछ अपवाद भी हैं, है ना। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 एथेंस से हुआ था। भारत सेकेंड ओलंपिक जो पेरिस के अंदर हुआ था, इससे भाग लेना स्टार्ट किया था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से नॉर्मन प्रिजार्ड नामक जो है खिलाड़ी भाग लिए थे, है ना। इसके अलावा पिछला ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, जहां पे भारत को 1, 2, 4 पदक मिले थे, यानी 7 पदक मिले थे। जो एक देख रहे हैं वो गोल्ड है, वो किसका है? नीरज चोपड़ा का है ना। और 2 जो देख रहे हैं रजत है, किसके हैं?
आपका, एक मीराबाई चानू का है। यहाँ पे आपको 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा, तो पेरिस के अंदर नजर आएगा, ग्रीष्मकालीन पैरा, ग्रीष्मकालीन मेन दोनों, ठीक है। इनके अलावा अगर बात करें 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ कराए जाएंगे, तो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जो है आपका कराया जाएगा इटली के मिलान में। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस खेल का नाम पहले जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था, फिर इसका नाम जो है 2019 में चेंज कर दिया गया। स्कूल के जगह यूथ शब्द का इस्तेमाल होने लगा, जो आज भी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से चलता है। और 2024 का जो गेम है ये जनवरी फरवरी में तमिलनाडु में कराए गए। तमिलनाडु के 4 शहर मैंने बताया था, चेन्नई था, त्रिची था, मदुरई था और कोयम्बटूर था। तो ये 4 वो शहर है सीटीएम के, जहाँ पे जो है आपका चेन्नई में कराया गया। विजेता रहा महाराष्ट्र। मैंने कहा अब तक ये गेम 6 बार हुआ है और 6 बार में 4 बार कौन जीता है, महाराष्ट्र। 2 बार कौन जीता है, हरियाणा। भैया बिहारी हूँ, बिहारी टोन आ जाता है, माफी चाहता हूँ अगर आप को खराब लग रहा होगा तो 6 बोलता हूँ, 6 को। तो इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तथा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम की शुरुआत 2020 में की गई थी, है ना। इसके अलावा महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक दिवसीय मतलब ओडीआई क्रिकेट में सभी जानते हैं भाई, 1973 में हुआ था। अब तक इंडिया एको बार महिला वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ध्यान रखिएगा। महिला T20 फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है वो 2009 में शुरू हुआ था, है ना। और आपका जो 2024 में T20 महिलाओं का वर्ल्ड कप होने वाला है ये आपका बांग्लादेश में होंगे, है ना। और 2025 में महिलाओं का एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी 50 ओवर वाला भी होने वाला है, जो इंडिया में कराए जाएंगे। इनके अलावा पुरुष का एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला है 1975 में स्टार्ट हुआ था। पुरुष का T20 वर्ल्ड कप 2007 में स्टार्ट हुआ था। भारत एक दिवसीय वर्ल्ड कप के विजेता 2 बार 1983 और 2011 कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के विजेता भारत प्रथम बार ही है 2007 में, पाकू को हरा के, आई होप, है ना, पाकू को हरा के, हाँ पाकू को। 2022 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रही है, जहां पे मैच जो है लगभग 70% तक हो गई है। इसके अलावा किस अनुच्छेद में बलात् श्रम का जिक्र है, अब देखिए, बलात् श्रम, बाल श्रम, है ना। मौलिक अधिकार को तो यूं पिया दिया हूं भाई, अलग से भी आपको बता दिया हूं कि भाई किसी भी एसएससी के एग्जाम में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और आपका जो है डीपीएसपी, है ना, ये काफी ज्यादा आपका मायने रखता है आपको एग्जाम में आने से। आज संविधान से 3 क्वेश्चन पूछ दिया है इस शिफ्ट में, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट के लिए हल्का हो गया कुछ तो, है ना। किस अनुच्छेद में बलात् श्रम है, बलात् श्रम मतलब बंधुआ मजदूर टाइप से होता है कि भाई नहीं तुमको करना ही करना है, तो ये आर्टिकल 23 है। आप आज सरकारी नौकरी में लगते हो, कल अगर आपको बड़ा सरकारी नौकरी लग जाता है तो भले आपको अथॉरिटी परमिशन ना देगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आपको परेशान तो कर सकता है कि भाई जो है अभी तुमको नहीं छोड़ सकता, आदमी की शॉर्टेज है। लेकिन अगर आप रिजाइन मारना चाहे तो तत्क्षण मार के जा सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है, आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये बलात् श्रम है ना, आर्टिकल 23, है ना। हालांकि ये मैं मोटा एग्जाम्पल दिया हूँ आपके, ये बड़े बात हो गया, ऐसा जनरली होता नहीं है। सबको पता है कि भाई नौकरी की क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके इंडिया में। तो अगर आप बड़े पद पे जाते हैं तो जो ऑफिसर्स गण होते हैं वो भी समझता है कि यार यहाँ से अच्छा जा रहा है तो इनको छोड़ देते हैं ना। लेकिन जो बंधुआ मजदूर कहने का मतलब पहले नहीं होता था कि सब दिन आए, कुछ देना भी नहीं और काम भी सब दिन करना है। तो ये सब जो है, ये सब आर्टिकल 23 आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार में छूट देता है कि भाई इस प्रकार से चीजों से आप मुक्त हैं। इनके अलावा आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में भी अलग अलग है। 14 में समता का अधिकार है, 15 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 में अवसरों की समानता है, 17 में छुआछूत का अंत है और 18 में आपका क्या है भैया, उपाधियों का अंत है। तो अगर कल लोग कोई पूछे कि समता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल बटे हुए हैं, तो 5, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 जो है ये फ्रीडम का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। जैसे 19 में 6 चीज मैंने बताया है, प्रेस की स्वतंत्रता होता है, वाक एवं व्यक्ति का अधिकार होता है ना। कहीं भी अबाध रूप से आप घूमिए, कहीं भी भारत में निवास करिए, कोई भी व्यवसाय कीजिए, सहकारी समिति का गठन कीजिए। ये 19 के 6 पार्ट हैं वर्तमान में, है ना। इसके अलावा 24 क्या है, ये बाल श्रम पे निषेध है। अपने इंडिया में बाल कहा जाता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के कोई बच्चे हैं तो उसे कल कारखाना में नहीं लगाया जाएगा काम पे, है ना। इनके अलावा जो आपका 25 से 28 है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि धर्म पे किए गए खर्च पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई अपने धर्म के उत्थान के लिए कोई कृत्य करता है तो उसे कोई माना ही नहीं कर सकता। इनके अलावा उनके धर्म में जो चीज आता है उन्हें कृत्य करने से भी मना ही नहीं किया जाता। इसका जीता जागता उदाहरण है जो सिख समुदाय के
के लोग हैं, है ना, जो कृपान अपने साथ रखते हैं, तो उनकी गिनना जो है जैसे कि हथियार आर्म्स एक्ट है जो उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके धर्म में आता है और ये मौलिक अधिकार है उनका 25 से 28 के बीच से, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 29 और 30 ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, जो भी माइनॉरिटी है उन पे ये एप्लीकेबल होता है, खास करके उनकी शैक्षणिक संस्थान वगैरह को जीवंत रखने के लिए। बातों को समझेंगे, काम बनते जाएंगे भाई। मैं बहुत सरल भाषा, एकदम कहे तो जमीनी भाषा में बात करता हूँ। कोई भी किताब से हमारा कोई संपर्क नहीं होता पढ़ाते समय, ये आप भी जानते होंगे। और ये लैंग्वेज भी जो आप देखते हैं, ये जैसे मैं आम रोज अपने ज़िंदगी में बोलता हूँ, वैसे ही क्वेश्चन भी आप यहाँ पे मतलब राइटिंग भी देखते होंगे। कोई भी किताब का जो है नहीं मिलता होगा, हो सकता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो लिखने में, लेकिन आपको समझ में डायरेक्ट हिट करेगा आपके दिमाग में। मैं इसी पे भरोसा करता हूँ कि मुझे ग्रामर नहीं पढ़ना है, मुझे एक नौकरी करना है और पीएचडी भी नहीं करना है, मुझे इतना पढ़ना है कि मेरी, है ना, एग्जाम निकल जाए। ठीक है भाई। चलिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैं इसे भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा माना है। साथ ही साथ आर्टिकल 32 से ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, ये आपको पता ही होगा। इनके अलावा किसी भी आदमी को अगर मौलिक अधिकार में कोई भी हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो हमें छूट दी गई है, ये पावर हमें आर्टिकल 32 ही देता है। इसीलिए इसका नाम ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उपचार मतलब दवाएं होता है ना। इनके अलावा आर्टिकल 21 का ए जो है, ये 86वां संविधान संशोधन की तहत बात करता है। ये शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 86 माफ कीजिएगा, अमेंडमेंट 86 के द्वारा, है ना, सन 2002 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये लागू बाद में होती है। इसके अलावा इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी संविधान में आया था। इसी के तहत कहने का मतलब सेम अमेंडमेंट यानी 86 के तहत। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के जो अनुसूची माफ कीजिएगा अनुच्छेद 20 और 21 है, ये आपातकाल के समय भी नहीं बदलते, है ना। ये 20 जो है सजा आदि के मामले में छूट है और 21 जो है इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं। अगर ऊपर में आप बात करें तो ये 21 का ए है, जिसमें शिक्षा का अधिकार वाली बात किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या है बेसिक डिफरेंस। तो फंडामेंटल राइट जो है समय को देखते हुए रुख मोड़ा जा सकता है ना। समय को देखते हुए रुख मोड़ा जा सकता है, यानी अगर देश पे कोई विपत्ति आपदा है तो हो सकता है कि उस समय आपको मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सके। लेकिन कुछ एक आर्टिकल है जिससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसे 20, 21 ईटीसी, है ना। तेलंगाना में संबंधित साहस पहल किस विषय से संबंधित है? देखिए, साहस पहल महिला सुरक्षा से है। मैंने आपको 1000 दिन कहा है कि भाई साहब, योजना की जब भी बात करेगा एग्जामिनर, सबसे पहले अगर कोई भी योजना महिला से जुड़ा हुआ है तो आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम तैयार है, रेडी टू मूव, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी योजना किसान से संबंधित है ना, तो ये भी जो है आपको रेडी टू मूव है। इन दोनों के पीछे कारण है क्वेश्चन पूछे जाने की। आज भी कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं देखिए तो इनमें जो है सशक्तिकरण, जागरूकता इत्यादि, इनकी स्थिति सुधार, इस सब पे लगातार प्रयास जारी है और आदिकाल से जारी है। तो ये सब जो है एक जागरूकता भी होता है, इसीलिए आपको जो है पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है भाई। जैसे आप जनसंख्या नियंत्रण पे भी जो जागरूकता वाली बात होती है वो भी एग्जाम में आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से तो आप जो है महिला वाला कोई भी योजना किसी भी राज्य में आए, किसान वाला आए, उसको आप पहले करके रखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है ये वाला है, साहस वाला, है ना, ये बच्चे नहीं समझ पाए। ठीक है, ऑप्शन से कर सकता था। इनके अलावा तेलंगाना में महिलाओं को सुरक्षित कार्य और कार्यस्थल पे सुरक्षित वातावरण लोकेलिटी प्रदान करने के लिए यह योजना चलाया गया था। ठीक है। तेलंगाना का उदय 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। किस पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस के हैं। तेलंगाना में बोनालू, बथुकम्मा और मेदराम जात्रा, वैसे तो बहुत त्यौहार होता है। उगादी भी लिखिएगा, उगादी भी फेमस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका, है ना, ये क्या है, तेलुगु, माफ कीजिएगा तमिलनाडु, हाँ तेलुगु होगा, ये तेलुगु नंबर्स हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो ही जाती है। फिर से आपको बता दूं, तमिलनाडु की भाषा है तमिल, है ना। तो मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए तमिलनाडु में जैसे लिखते हैं उसी का 3 अक्षर उनका भाषा है। तमिलनाडु, तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना, कन्नड़ जो है ये आपका कर्नाटक, और आपका एगो बच गया मलयालम। मलयालम जो है ये आपका केरल। बहुत सारे बच्चे थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाता है। मैं कहूँगा कि आप भाई, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, दिमाग लगाइए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मलयाली नववर्ष कब मनाया जाता है? एक बच्चे ने, जब मैं 57 सेट वाला सीरीज चला रहा था तो बच्चे ने बताया कि सर ये वाला क्वेश्चन छूट गया, इसे बता दीजिएगा एनालिसिस में। मैंने कहा अरे भाई, बीसू नहीं बताया था क्या, जो केरल की नववर्ष वाली त्यौहार है? तो बोले हाँ सर ये तो बताए थे। तो भाई ये मलयाली नववर्ष क्या हुआ? भाई केरल का भाषा मलयालम है।
तो वहाँ के लोग मलयाली नववर्ष ही मनाते हैं ना, जो केरल में नववर्ष का त्यौहार है वही मलयाली नववर्ष हो गई। तो ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत तो दिमाग आपको भी लगाना होगा। ठीक है, चलिए मेदराम यात्रा जो है ये 4 दिन तक चलता है। ये जो है ना, ये इंडिया का ही नहीं एशिया में भी सबसे बड़ी जो है जनजातीय आदिवासी मेला इसे आप कह सकते हैं। कोया जनजाति के लोग ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया में है ना आपका कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा मेला है। फिर से कान खोल के सुनिए, अगर आपको कहे भाई कि सबसे बड़ी पशु मेला तो सोनपुर बिहार होता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला। आपने होली का एक गीत सुना होगा, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो खेले हो होली, तो यही पर इसी पर जो है गाया गया है। ठीक है, इनके अलावा जो ये बोनालू है ये बतुकम्मा है। बोनालू में देवी काली की पूजा होती है, जय माँ काली के, और ये बतुकम्मा में देवी गौरी की पूजा होती है। ठीक है, इनके अलावा तेलंगाना में अन्य योजनाओं में अगर आएंगे तो राइथू बंधु योजना, ये किसानों से संबंधित है। हो सकता है कि वहाँ पे राइथू का मतलब किसान होता होगा, अब तमिल भाषा तो मुझे नहीं आता है ना। इनके अलावा तेलंगाना में 2023 में एक गृह लक्ष्मी योजना चलाया गया। क्या चलाया गया भाई? गृह लक्ष्मी योजना चलाया गया। इस योजना का क्या है फोकस, कि जो भी समाज में कमजोर तबके की महिलाएं हैं उनको जो है आर्थिक लाभ देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जहां लाडली लक्ष्मी जो है ये आपका और लाडली बहना दोनों जो है महिलाओं से संबंधित होती है। ठीक है, एक सेकेंड भैया। इसी प्रकार से और बात करेंगे मोघर योजना, ये काफ़ी पूछा जाता है, मैं हमेशा पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका आवास योजना वाली बात है ना, आवास योजना वाली बात है। और कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। एक बच्चा बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ इनका। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं, है ना। ये है, मैंने बताया था मोघर योजना आपका उड़ीसा का है। इसी प्रकार से आबुआ आवास योजना, आबुआ आवास योजना जो है ये झारखंड का है ना। इतने बातें करेंगे ना, चलिए। इसके अलावा ये हो गया ना पर्वत धारा योजना, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये जल स्रोत को संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान में मैंने आपको एक योजना और बताया था, अगर आपको याद हो, अनुप्रीति कोचिंग योजना। ठीक है, ये जो कमज़ोर बच्चा है उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, और जब भी शिक्षा की बात भी होगी तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में ये भी चलता है। इसके अलावा जो आपका योजना में अगर आएंगे तो हरियाणा में एक ऐसा योजना भी है, जाने दीजिए, तो आपके एग्जाम में पूछ नहीं रहा, कि जिनका शादी नहीं हुआ है ना उनको भी जो है राशि दी जाती है। बाद बाकी हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था जो है आपका बसों में छूट वाला योजना। इनके अलावा महाराष्ट्र में मिशन वात्सल्य योजना, ये भी एक चला था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि योजना ETC, ये सब आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा उड़ीसा में जाएंगे तो एक पहल योजना भी चलाया गया था पास्ट में, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पंचामृत 2-3 बार पूछे गए हैं। इसके अलावा सुमंगला कन्या योजना भी उत्तर प्रदेश में चलती है, तो ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, धमेका स्तूप योजना, एक और महतारी बंधन योजना बहुत फेमस बनेगा आगे आने वाले समय में, जरूर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का है। धमेका स्तूप 2 करोड़ बार आया है, बनारस में है, सारनाथ में आप कह सकते हैं, बनारस में या सारनाथ में कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा धमेका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है। बराबर की गुफा बिहार में है। भीमबेटका का गुफा उदयगिरी, भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी का गुफा, ये सभी मध्य प्रदेश में है ना। इनके अलावा अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, एलिफेंटा का गुफा, कार्ला गुफा, ये चारों के चारों गुफाएं आपके कहाँ पे रहेंगे? महाराष्ट्र में है। स्तूप क्या किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म में उनके जो भी महत्व के समान होते हैं उसे संरक्षित रखने की जो जगह है उसे स्तूप कहा जाता है ना। इनके अलावा मंदिरों में प्रतिमा कहाँ पे रहती है? गर्भगृह में रहती है प्रतिमा। और गर्भगृह कहाँ होती है? जो मंदिर के सबसे ऊपर का शिखर होता है, जस्ट उसी के नीचे भूमि पे गर्भगृह को बनाया
जाता है। हमने मंदिर जो अभी क्लास चल रही है SSC 30 सेट लेटेस्ट जो 49 रुपये की है, जिसमें अभी 13 क्लास हुई है, उसके किसी एक क्लास में मैंने एग्जाम्पल और इमेज के साथ समझा चुका था। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। निर्माणकर्ता तो अशोक है, लेकिन खोजकर्ता हेनरी टेलर है 1818 ईस्वी में। रूमटेक मठ सिक्किम में है। हेमिस मठ लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है। और हेमिस त्योहार भी लद्दाख में होता है, जो बौद्ध धर्म का त्योहार है। और गुरु पद्म संभव को याद किया जाता है, ये बात भी आपसे पूछता है। किरण देसाई की पुस्तक पूछ रखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। मैं हर बार बताया किरण देसाई की एक ही किताब पूछता है, और अनीता देसाई की फिस्टिंग फास्टिंग पूछता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। किरण देसाई बहन अनीता देसाई, है ना, और इनके किताब है फिस्टिंग फास्टिंग। देसाई भाई। इनके अलावा आप हमारे टॉपिक बैच में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक राइटर और एक राइटर के सभी किताब। तो यहाँ पे भी किरण देसाई कहीं पे होंगे। यहाँ है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, एम्बलम्स ऑफ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार की और भी इनके किताब हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आंख पे असर कम पड़ेगा। विक्रम सेठ द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, इन इक्वल म्यूजिक, टू लाइफ्स। ये सभी के सभी कौन है? विक्रम सेठ साहब के। झुम्पा लाहिरी साहब में आएंगे द नैमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टमेड अर्थ, हेल हेवन। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, पता है क्या कोई भी किताब ज़्यादा क्यों पूछा जाता है? किसी एक राइटर का किताब तो बहुत लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे किताब हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं उस पार्टिकुलर राइटर का, तो उसके पीछे भी रीजन है। बिना रीजन के संसार में कुछ भी नहीं है। वो किताब उनको अवार्ड दिलाया रहता है या फिर आलोचना का विषय बना रहता है। जैसे अभी आपने मेरा एक 447 पेज के बुक को जो है 1000 पेज में कन्वर्ट वाली बात सुनने होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से अगर आलोचना हो जाता है ना, तो भी आदमी फेमस हो जाता है, ठीक है। और ये अवार्ड मिल जाता है तब तो और फेमस हो जाता है। तो इसी वजह से किसी पर्टिकुलर राइटर का कुछ पार्टिकुलर किताब ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। वैसे आपको फुल तैयारी में रहना है। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति राय की है ना। इनके अलावा किरण देसाई द इनहेरिटेंस बता दिए थे। रस्किन बॉन्ड द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, द गोल्डन ईयर्स, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गोल्डन ईयर्स, ये सभी के सभी रस्किन बॉन्ड की किताब है, ठीक है। वो जॉन रस्किन, जो रस्किन बॉन्ड है एगो जॉन रस्किन भी है, अनटू द लास्ट किताब, जिससे महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। शशि थरूर द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द इनग्लोरियस एम्पायर, अम्बेडकर ए लाइफ, एन इरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, नेहरू बायोग्राफी, है ना। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया। इसके अलावा भी और कई किताब है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। अभी एक किताब मैंने बताया था व्हाई इंडिया मैटर्स, जयशंकर साहब ने लिखे हैं, ध्यान रखना है। कुषाण वंश के संस्थापक आपसे पूछ लिए हैं, कोई क्वेश्चन है तो ये कुजल कफ्टिनेस पूछा था कि कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? संस्थापक तो कुजल कफ्टिसेस। कनिष्क इसी वंश के राजा हुए। इनके अलावा भारत में सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क ने किया था, जैसा कि आप सबको पता होगा। भारत में 4 गो मेन बौद्ध संगति हुए, जिसमें चौथा जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करवाया था। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्ता और अंतिम शासक विष्णु गुप्ता। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्ता, अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका नाम है, बृहद्रथ लिखा गया है, बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ, जैसे जयद्रथ वैसे ही इनका नाम था बृहद्रथ। जो आपका कौन भैया? मौर्य वंश के अंतिम शासक, है ना, मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए, है ना। इनके अलावा नंद वंश के प्रथम शासक महापदम नंद, अंतिम शासक धनानंद। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के इसके बाद सल्तनत ही खत्म मुगलों इसके बाबर के द्वारा, और फिर मुगल वंश की स्थापना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिक की प्रतिशतता इस प्रकार से पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था, जैसा यहाँ पे आंसर आप देख रहे हैं वैसा नहीं था। यही मैं समझाना चाह रहा था कि भाई मैं आज जो बताया कि कुछ क्वेश्चन बच्चे 2-3 समझ नहीं पाए, नहीं तो 25 के 25 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। इसमें आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, 0.56 समथिंग 0.55 समथिंग 0.54 समथिंग 57 था, 4 नहीं था। तो इस प्रकार में जो आपका सटेबल आंसर होगा ये 55 वाला होगा, या फिर 5 से अगर मान लीजिए कि 0.57 से स्टार्ट है, बाद में 58 है, 59 है, 60 है, तो 57 वाला आंसर करेंगे, क्योंकि 55 के करीब था। मैं बताया था 54 से 55% जो लोग हैं आज भी कृषि क्षेत्र में लिप्त हैं, काम करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो वही बात हो गई कि भाई पूरा जनसंख्या को अगर 1 माना तो कितने भाग लिप्त है? तो 55% तो 0.55 नहीं होगा जी, 1 रुपया ना पूरा होगा, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, समझ गए ना। तो ये समझने की फेरी थी, बाद में कि सब ठीक है। उस बच्चे को मैं बोला भी कि मैं आपको बताया तो हूँ इस चीज की भाई इतना है, तो बोला हाँ सर,
है ना। मैं चाहो तो इसकी भी साक्ष्य दे सकता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। 2011 में जनगणना की लिंगानुपात 943 था। 1951 में जनगणना का जो लिंगानुपात है 946। 2011 में दशकीय वृद्धि 17.74 रहे थे। देश की समग्र साक्षरता 7404, महिला साक्षरता 6546, पुरुष साक्षरता 8214। 1951 की साक्षरता पूछी जाती है 18.33 के करीब, लेकिन आपको 18 याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 74वें गणतंत्र दिवस क्या थी? अरे भाई 74 क्या, पहलवा बता दिया हूँ, पहले ही बता दिया हूँ। तो अब्दुल फतह अल सीसी। अभी जो 75वां हुआ था गणतंत्र दिवस, उसमें आया था इमैनुअल मैक्रोन। ये कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। अटल साहब के नाम से मिलता जुलता है और कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, आपके किसी न किसी बड़े एसएससी के एग्जाम में चिपकेगा, ठीक है। तो गैब्रियल अटल उनका नाम है ना। इनके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया, तो ये आपके इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत आए थे। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर जो 1950 में 26 जनवरी को हुआ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो आए थे, है ना। 75वें गणतंत्र दिवस जो इस साल हुआ 24 में, इमैनुअल मैक्रोन साहब आए थे। और गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है उड़ीसा राज्य को दिया गया था, है ना। 16 गो राज्य पार्टिसिपेट किए थे, एक एक बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था, जिस दिन संविधान अंगीकार भी किया गया। तो भाई 50 को क्यों लागू हुआ? तो क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन की जो मांग है, और अंतिम दिन जो हम झंडा फहरा के अपन जो है अनऑफिशियली झंडा फहराए थे, मतलब ऐसा नहीं कि हमें मिल गया स्वतंत्रता, लेकिन हमने इजहार किया था, तो इसी याद को तरोताजा किए थे और कुछ नहीं। इसके अलावा आज़ादी के बाद लाल किला पे झंडा सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। तो किस गेट से? लाहौरी गेट से। लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट आपके लाल किला प्रांगण में है। इसके अलावा एक प्रचलन बन गया कि भाई 15 अगस्त के दिन जो है झंडा पीएम फहराते हैं लाल किला पे, और 26 जनवरी में जो है आपका कर्तव्य पथ, है ना, कर्तव्य पथ जो है आपका राजपथ का नाम बदल के, तो वहाँ पे जो है आपका राष्ट्रपति साहब जो है झंडा वाला कार्यक्रम देखते हैं। तो ये एक प्रचलन बन गया। इनके अलावा भारत में संविधान निर्माणकर्ता जो दल है कैबिनेट, इनके 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के कौन कौन थे भाई? स्टोपर्ट क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा है 124, कितना दिन बताऊं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, संघीय न्यायालय, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, ये सब बात कर लिया हमने ना पास्ट में। हाई कोर्ट की स्थापना भी कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट परतंत्र भारत, स्वतंत्र नहीं भाई, परतंत्र मतलब जब हम 1947 की पहले की बात कर रहे हैं, तो 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, सबको पता है। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में जो है आपका क्या पे सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन किया गया था, ठीक है। 1774 में बता दिया था। इनके अलावा देखिए करेंसी बिल्डिंग भी एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, मुद्रा भवन, ठीक है। करेंसी बिल्डिंग भी आपका कहाँ पे है? करेंसी BUILDING बिल्डिंग, ये कहाँ पे रहेगा? तो ये भी कोलकाता के अंदर रहेगा, मुद्रा भवन, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया, और आधुनिक सुप्रीम कोर्ट जो 1950 में गठन हुआ था, वहां तक जो है ये काम किए। इनके अलावा भारत में पहली बार बम्बई, मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना 1861-62 में हुआ। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, और सबसे नवीन हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार के रिट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के अनुसार आप रिकॉर्ड न्यायालय मानते हैं। हाई कोर्ट को 215 के अनुसार रिकॉर्ड न्यायालय मानते हैं। रिकॉर्ड वाला बात क्या होता है? कई बार पेन चोरी का एग्जाम्पल देते हुए मैं समझा चुका हूं, और अपने परिवार में भाई, बड़े भाई, छोटे भाई के एग्जाम्पल देके भी मैं समझा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की 65 वर्ष है, हाई कोर्ट में 62 वर्ष है फिलहाल। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया पहले, सबसे पहले प्रथम। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ साहब 50वें। एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, DY चंद्रचूड़ साहब। और एक और क्वेश्चन हाल में बन गया है कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी इंडियन, तो रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू और R प्राज्ञनंदा, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन की जोड़ी। और DY चंद्रचूड़ साहब जो है पिता पुत्र की जोड़ी, जिन्होंने CJI इंडिया में रहे हैं। अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश पहली फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल में ही पिछले साल देहांत हो गए थे, और 2024 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। हाई कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कौन से आर्टिकल के द्वारा किया गया है? आर्टिकल 50, है ना। तो इसीलिए जो है इसका बहुत बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक के पार्टी के हाथ में हो, तो अगर उसके पार्टी का कोई भी आदमी गुनाह करेगा तो उनको सजाए नहीं देगा, और जैसे ही दूसरा आदमी कोई करेगा गुनाह तो उसको भरपूर सजा देगा। तो इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका
न्यायपालिका एक दूसरे के काम में हस्तांतरण नहीं करते हैं। यह आर्टिकल 50 के अनुसार किया गया है व्यवस्था। अफसोर की घटना सब दिन बताते आए हैं और इसका मैं दूसरे चीज से रिलेट करके बताया हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे बंधु, कि जिस दिन अमेरिका का, यूएसए का, है ना, उसका राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई को, उसी दिन क्या होता है, अपसौर होता है। और याद रखने का क्या तरीका बताया था, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर भाग जाता है पृथ्वी से सूरज। उपसौर क्या होता है, उप मतलब क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बड़ा कि उप प्रधानमंत्री बड़ा, तो प्रधानमंत्री बड़ा, तो उप मतलब क्या होता है तो सेम पोस्ट जैसा, लेकिन उनके अनुपस्थिति में यह कार्य करेगा या उनसे छोटा है। तो उप मतलब जिस दिन सूर्य जो है पृथ्वी के तुलना में जितने दूर पे वो रहते हैं उससे कम दूरी पे आ जाता है, तो उसे उपसौर कहते हैं। इनका भी डेट फिक्स है 3 जनवरी। ठीक है, तो भाई कान खोल के सुनेंगे, काम आपको ही आएगा। ठीक है, तो पर्यावरण अपसौर की घटना 4 जुलाई, अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी इसी दिन, और 3 जनवरी को उपसौर होता है। ठीक है, और क्या होता है उपसौर, अपसौर अभी मैंने एग्जाम्पल देहाती वाला देके समझा ही दिया। उपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। इस घटना में सूर्य पृथ्वी की तुलना में वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर चली जाती है। अप मतलब ऊपर। खगोलीय दूरी की मात्रक प्रकाश वर्ष होती है और खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होती है, क्योंकि एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होती है और एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दूरी मापक है ये। इनके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। हालांकि इस पे लीप ईयर जो है इफेक्ट डालता है ना, लेकिन फिर भी आपको याद रखना 21 मार्च 23 सितंबर को। अब कोई आदमी कहेगा कि शरद वाला और गर्म वाला कब होगा, तो 21 मार्च में कैसन समय रहता होगा भाई, कोई आदमी बताए मुझे, शरद रहता हो कि गर्म रहता होगा, सितंबर में शरद की गर्म, है ना, तो सितंबर वाला शरद में 21 मार्च के समय जो है लगभग गर्म वाला समय रहता है। इनके अलावा इसे विषुव भी कहते हैं, अंग्रेजी में इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं, जब दिन और रात की अवधि समान होते हैं उसे इक्विनॉक्स कहते हैं, हिंदी में विषुव कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, ये भी फिक्स कर रखे हैं अपन, है ना। 2 पूर्णिमाओं के बीच के अंतर कई बार आपके एसएससी सीजीएल वगैरह पूछे हैं, तो या तो 29 दिन आंसर है या 29.5 है, तो ये बेटर है। 29.5 से भी समथिंग कुछ आगे है तो ये बेटर है ना। अब डिपेंड करता है, अब इतना क्लोज आंसर तो देगा नहीं, तो 29 साढ़े 29 आप एक्यूरेट आंसर मान के याद रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा देखिए अंग्रेजी में 2 वर्ड बच्चे ने भेजा है, वो तो प्रोवोक आया था। प्रोवोक मतलब क्या होता है, टीज करना, उकसाना, है ना, आग में घी डालने का काम करना, उकसाना कोई चीज को, प्रोवोक करना, है ना। एड इस प्रकार से एक है ना कि ऐड फ्यूल, इस प्रकार से भी एक फ्रेज या इडियम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया अंग्रेजी पढ़ के भाई। ऐड फ्लेम इस प्रकार से है कुछ कि भाई आग में घी डालना उसका होता है। ठीक है, तो उसमें उसका भी ऐसे ही प्रोवोक जैसा होगा। एक एनिहिलेट होता है, एनिहिलेट मतलब नस्ता नाबूद कर देना, मिटा देना, समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त कर देना, है ना, एनिहिलेट, है ना। तो ये आप कर लेंगे अंग्रेजी अपने हिसाब से। इनके अलावा अखाम लक्ष्मी का संबंध ये मणिपुरी से है। मैंने कुछ देवी देवताओं को याद रखने की मणिपुरी में बोला हूँ, बाद में कि आप जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं मणिपुरी नृत्य को, जैसे सिंह सरनेम, झावेरी बहन, है ना, ये सब मणिपुरी में आ जाएंगे। ये दोनों से ही अधिकांश मणिपुरी के कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं। बस कुछ याद रखना है, बिंबावती देवी, कलावती देवी, चारू माथुर, अखाम लक्ष्मी, है ना, इस प्रकार से आपको कुछ याद रखना है। बाद में कि आप सिंह सरनेम और झावेरी बहनी, बस इतने से काम चल जाएगा। मणिपुरी नृत्य के बारे में कई सारा चीज़ बताया हूँ, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे है। इस कलाकारों में ये वाला एक पॉइंट एक पिछले एग्जाम में आपको अगर याद हो, एनालिसिस वगैरह आपने देखे, अगर आप मेरा क्लास अटेंड करते हैं तो आपको याद आएगा। इस नृत्य में कलाकार दर्शकों से नज़र नहीं मिला पाता। आपसे पूछा जाता है ना कि किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार जो है मूक रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, लिपसिंग नहीं करते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से मणिपुरी नृत्य से पूछे जा सकते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार जो है दर्शकों से नैना नहीं मिलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा भैया मणिपुरी। ठीक है, नैना वाला गीत मुझे बहुत प्रिय है, आप लोग भी सुने होंगे नैना वाला, है ना, वो नहीं क्या दंगल का है शायद। जगोई और चोलम मणिपुरी के 2 पार्ट होते हैं। मणिपुरी के कुछ प्रमुख गुरु जिनके कुछ प्रमुख अवार्ड हैं और कब दिया गया, ये टॉपिक बैच से है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए एक बच्चे ने क्लियर ही नहीं कर पाया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष पूछा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष पूछा है, तो इन दोनों में से कोई एक अध्यक्ष पूछा है। नोट क्लियर लिख दिया हूँ, इसीलिए छोड़ दिया हूँ। इनके अलावा खुदीराम बोस के साथ उनके सहयोगी कौन थे, तो खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी साहब थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
खुदीराम बोस साहब को सबसे कम उम्र में जो है फांसी की सजा दी गई थी और ये शहीदों को, इन शहीद को हमारा नमन है। 1908 में ही इस प्रकार का जो है घटना घटा था। भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने में सहयोगी बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह साहब असेंबली में बम कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। भगत सिंह साहब ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा की स्थापना 1928, यानी नाम परिवर्तन हुआ था, HRA का, स्थापना नहीं कह सकते, नामाकरण कह सकते हैं, 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे। भगत सिंह साहब का जो है अपना पार्टी नौजवान सभा 1926 में गठन किया गया था। भगत सिंह साहब के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, प्रसिद्ध है। भगत सिंह का जन्म तत्कालीन गांव बंगा में हुआ था। भगत सिंह करतार सिंह को अपना आदर्श मानते थे। जैसे है ना, कुछ गुरु भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है। जैसे मान लीजिए कि भाई तानसेन का गुरु कौन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपका हरिदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरिदास हो जाएगा। आपको पूछ देता है भैया कि भाई महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पूछ देता है सुभाष चंद्र बोस की गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास। तो इस प्रकार से कुछ गुरुएं याद रखेंगे। तो भगत सिंह साहब के भी आदर्श पुरुष हुआ करता था जिनका नाम है करतार सिंह, है ना, करतार सिंह सरोभा, इस प्रकार से नाम है इनके। इनके अलावा भगत सिंह को फांसी की सजा 31 मार्च 1931 को दिया गया था। 1857 के विद्रोह में प्रथम शहीद कौन थे? शहीद मंगल पांडे साहब। इनके अलावा वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में? आज संविधान छा गया गुरु। आर्टिकल 280। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, नंद कुमार सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे। इनके अलावा वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग में 1+4 के रेशियो में सदस्य होता है, यानी 1 अध्यक्ष और 4 गो अन्य गो। राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है राज्यपाल साहब करते हैं, 243I के अनुसार करते हैं। आर्टिकल 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी 1951 में इंडिया में बने थे। GST परिषद में 33 गो सदस्य होते हैं, 33 गो सदस्य होते हैं, 2+31 के रेशियो में। 2 गो केंद्र सरकार से और 31 राज्य और यूटी मिला के। यू श्रीनिवासन का संबंध बार बार बताते हूँ, कुछ जो लिमिटेड वर्जन है आपके बाधकों का वो ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। जैसे इवेंडोलिन यू श्रीनिवासन, अन्नपूर्णा देवी हो गया, है ना, सहनाई बिस्मिल्ला खां हो गया, है ना। इसके अलावा जो बहुत कम वाला है आपका ब्रिजभूषण काबरा हो गया, है ना। तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। तोताराम हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ आपसे पढ़ सकते हैं, है ना, कि कौन है। थोड़ा देर रुक के पढ़ ले। चलते हैं आगे। APJ अब्दुल कलाम साहब बीना वाले में आपको दिख रहे होंगे, तो ये भी बीना बजा लेते थे साहब जी, तो ध्यान रखिएगा। इनके अलावा जो आपका नगारा है वो अकबर बजा लेते थे। यहाँ अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, यू कृष्णन मैंडोलिन, तो ये वाले एग्जामिनर ने आज कॉपी किया है। इनके अलावा मैडम भिकाजी कामा झंडा कहाँ फहराई थी, आज बताएं जी। स्टुटगार्ट में, जर्मनी में। कब? 1907 में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1866 इंडियन एसोसिएशन दादा भैरवजी लंदन में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 अमेरिका में, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कब तक रखी गई है? 2024-25 तक रखी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि जो है अब 2029 तक हो गई है। 2024 में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। इसमें अन्न दिया जाता है। मत्स्य संपदा वाला जो है मछुआरों पे या किसान कह सकते हैं उन पे लागू होगा। निम्न में से शिवाजी किस युद्ध में मुगल बादशाह के साथ, शिवाजी का युद्ध किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? औरंगजेब होना चाहिए ऑप्शन में, औरंगजेब आंसर हो जाएगा। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले या फिर शाहजी राजे भी हो सकता है, क्योंकि आप, है ना, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, है ना। जो शिवाजी जयंती होते हैं वो राजे झंडा रहता है शिवाजी साहब का भगवा कलर का, उस पर राजे भी लिखा रहता है। तो इनके पिताजी का नाम भी शाहजे राजे हुआ करता था। शाहजी भोसले भी कहते हैं, राजे भी कहते हैं। प्रतापगढ़ी की लड़ाई शिवाजी महाराज तथा अफजल खान के बीच में हुआ था। ये अफजल खान को जो है ना, करारी शिकस्त मिली थी आपको शिवाजी साहब के द्वारा। और ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। प्रतापगढ़ी जगह का नाम है, महाराष्ट्र में। इनके अलावा 1660 में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच वो लड़ाई हुआ। औरंगजेब की तरफ से शाइस्ता खान को जो है आघात पहुंचा, हार हुआ इसका, और इसमें भी शिवाजी साहब जो है जीत गए थे। और ये लड़ाई पुणे में लड़ा गया था, इसे पुणे का लड़ाई भी करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका से मिलान करने वाली क्वेश्चन आई थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो ऊर्जा से संबंधित जो भी ऑप्शन होंगे उनको मैच करना था, ठीक है। एक लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम क्या है? डेड कोशिका को साफ सफाई कर देना, है ना, जगह से हटा देना। तो इस प्रकार का कोई चीज होगा तो आप मार सकते थे। एक राइबोसोम था, राइबोसोम होती है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो जो भी प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। तो इस प्रकार का कोई टिश्यूज निर्माण वगैरह की अगर बात हो रही होगी तो उससे मैच कर देना था। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग
दिमाग लगाना ही होगा ना, यही चीज़ मैं बोल रहा था। नहीं तो 25 में 25 बना के आते थे। ये 2 क्वेश्चन आपका छूट गया है, एगो ई वाला और एगो जनगणना वाला, जो डेसिमल में आंसर दिया था, ऑप्शन दिया था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। आप ग्रेजुएट हो, है ना भैया। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो और छोटा है, वो पूछा गया था कि भाई कुछ चीज़ दिए गए थे और फिर पूछता है कि इसका जो है आकार कैसा होगा। जैसे कोई आपका ऑर्गन वगैरह दिया गया था, कुछ जीव जैसे अमीबा वगैरह दिया गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो नहीं है पूरा, बाद बाकी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिलती है। हमारी एनालिसिस की सभी जो है PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको पेड क्लास में है तो वहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला पे कोई शुल्क नहीं है, ठीक है भैया। तो हम मिलेंगे अगले साल। हम जो सिर्फ पढ़ाते हैं ना, उस पर शुल्क है, वो भी इतना शुल्क कि कुछ बच्चे तो बोलते हैं फिर फीस इतना क्यों कम रखे हैं सर, है ना। तो भाई मैं फीस इतना कम इसलिए रखा हूँ कि मैं फ्री में पढ़ाऊँ ना, तो मैं भी उसी प्रकार से पढ़ाता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को खर्च करने से बच्चे जी जान से पढ़ेंगे, सिंपल बात तो ये है। दूसरी बात, पढ़ के जब क्रेडिट देता है ना तो मज़ा आ जाता है, ठीक है, मज़ा आ जाता है ना। इनके अलावा इतने कम कॉस्ट में मैं तो हमेशा ये बताता आया हूँ कि भाई आपको पैसा है ना, आप लो दुनिया जहान का पेड क्लास पढ़ो, मैं मना नहीं करूँगा। पैसा आपका है, समय आपका है, पढ़ना आपको, पास आपको होना है। लेकिन मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, उससे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए, पढ़िए, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी दुनिया में क्लासेस इंडिया में इस समय है ना, बड़े बड़े कंपनियाँ आज हैं भाई, सब पे भारी पड़ेगा, सब पे भारी पड़ेगा। SSC के एग्जाम में अगर खास करके बात करें तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।